हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 साइंस का एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है स्टार, प्लैनेट्स एंड मून। ये हमारे बुक का लास्ट चैप्टर है, बट ये इंटरेस्टिंग है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे स्टार्स की। स्टार्स यानी कि तारे, टिमटिमाते हुए तारे। आप अगर रात को अपने छत के ऊपर से देखते होंगे तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते होंगे। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। अगर कोई स्टार्स का डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कहेंगे? आपको कहना है कि स्टार्स आर द हेवनली बॉडीज, यानी कि स्टार्स वो हेवनलीज बॉडीज हैं। हेवनलीज बॉडीज का मतलब होता है बहुत ही बड़े बड़े जो पिंड होते हैं जैसे कि स्टार्स, तो उनको हम लोग हेवनलीज बॉडी कहते हैं। डेट हैव देयर ऑन लाइट, जिनका कि अपना हीट भी होता है, लाइट भी होता है। ऑन हीट एंड लाइट, यानी कि ऐसे हेवनलीज बॉडी जिनका कि अपना हीट हो, यानी कि गर्मी हो, और साथ ही साथ प्रकाश हो, लाइट हो, उसको हम लोग स्टार्स कहते हैं। ये जो होते हैं हॉट ह्यूज बॉल ऑफ फायरी गैसेस, ये किससे बने होते हैं? फायरी गैसेस से बने होते हैं, यानी कि आग वाले गैसेस से बने होते हैं। आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जो सन है, हमारे सूरज है, वो भी एक स्टार ही हैं, यानी कि सन इज अ स्टार। हम जो रोज सुबह सूर्य को देखते हैं वो भी एक स्टार है। ठीक है, स्टार यानी कि तारे हैं जिनका कि अपना हीट है, अपना लाइट है। हीट तो हमें देते ही हैं, सन हमें लाइट भी देते हैं, आपको तो पता ही है। अब जो स्टार है हमारे, हमें अधिकतर जो है रात के समय दिखाई देते हैं। आप कहेंगे कि दिन के समय क्यों नहीं दिखाई देते? तो दिन के समय सूरज के प्रकाश के कारण वो छुप जाते हैं, क्योंकि उनका प्रकाश धीमा पड़ जाता है। और सूर्य के बारे में मैं एक और चीज़ बता दूं, वो हमारे सबसे नज़दीक स्टार सन ही है, यानी कि सूरज ही है सबसे नज़दीक स्टार। बात करते हैं अब सूरज की। सूरज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं, और उसके सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारा सूरज जो है इंक्लूड है, उसमें मुखिया है हमारा सूरज इस सिस्टम में, तो उसको कहते हैं सोलर सिस्टम। इस दोनों चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें सन की, तो ये देखिए है हमारे सन, यानी सूरज देव, सूर्य। ठीक है, ये जो है ह्यूज फायर से बने हुए हैं, फायरी गैसेस से ये भी बने हुए हैं, यानी कि आग का ये गोला है बिल्कुल। और इस पे जो है इसका जो तापमान है बहुत ही ज़्यादा है, और ये इतना ज़्यादा हीट देता है कि ये इतनी दूरी से भी हमें जो है इतना ज़्यादा हीट जो है फील होता है। यहाँ पे इतनी गर्मियाँ पड़ती हैं हमारे पृथ्वी पे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े ह्यूज बॉल ऑफ फायर है, और ये एक स्टार है। यहाँ पे बिल्कुल ही देख पा रहे हैं किस प्रकार से इनका जो सतह है वहाँ किस प्रकार से यहाँ पे जो है गैस से के जो लाफे हैं यहाँ से निकल रही हैं, बिल्कुल ही आग उगल रहे हैं सूर्य। ठीक है, तो ये रहे सन। और बात करें सोलर सिस्टम की, तो ये रहा हमारा सोलर सिस्टम। इसमें हमारे यहाँ पे बीच में सेंटर में हमारे सूर्य होते हैं। सेंटर मतलब आप समझते हैं ना, बिल्कुल ही पूरे सिस्टम के बीचों बीच। ठीक है, और चारों तरफ इसके प्लेनेट जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्लेनेट है मरकरी, फिर है वीनस, फिर है हमारा अर्थ, और यहाँ पे अर्थ का है ये मून छोटा सा, तो इसको प्लेनेट नहीं कहते हैं। बाकी सारे जो आठों आपको दिख रहे हैं ये सारे प्लेनेट है, 1 2 3 4 इधर और 4 इधर, 8 प्लेनेट हैं। अब देखो, आपको यह समझना है कि हमारा जो पृथ्वी है कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। पहला पे है मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, और चौथे पे है ये, इसका नाम है मार्स। ठीक है, मंगल ग्रह है। और फिर 5वें 6ठे 7वें 8वें नंबर पे ये सारे ग्रह हैं। तो अब हम सारे प्लैनेट्स को बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना था कि क्या होता है सोलर सिस्टम, इसमें कितने ग्रह होते हैं। तो आपको याद रखना है कि 8 ग्रह होते हैं। सबसे पहला ग्रह कौन सा है? तो मरकरी है। और सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन है? तो हमारे सेंटर में क्या है? सन है। ठीक है, अब देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, हमारे सन के बारे में क्या हमें पढ़ना है। तो अगर बात करें सोलर सिस्टम की, तो हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। सोलर सिस्टम जो है, इसमें जो सन है वो सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ के। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पृथ्वी से सबसे नियरेस्ट स्टार है वो कौन है? सन है। इसलिए ये बड़ा भी दिखाई देते हैं हमें, और बहुत ही चमकीला भी दिखाई देते हैं। बाकी सारे तारे तो हमें टिमटिमाते हुए छोटे छोटे पॉइंट की तरह नजर आते हैं, लेकिन हमारे सूर्य थोड़े बड़े दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे नज़दीक है। ये ह्यूज बॉल ऑफ फायर से बने हुए हैं। सूरज किससे बना हुआ है? जो ह्यूज बॉल ऑफ फायर है उससे बना हुआ है। इनसे हमें हीट मिलता है, हमें लाइट मिलता है, मैंने आपको पहले ही बताया, तभी तो इनको हम लोग स्टार कहते हैं। और ये सेंटर है हमारे सोलर सिस्टम के, बिल्कुल ही सेंटर में मौजूद है, तो हम इसे सेंटर कहते हैं। और सोलर सिस्टम की बात करें तो द सोलर सिस्टम, यहाँ पे मेरा माउस कहाँ गया? द सोलर सिस्टम हैज़ द सन एट द सेंटर एंड 8 प्लैनेट्स मूविंग अराउंड इट। और जो 8 प्लैनेट है इसके चारों तरफ घूमते हैं सन के।
सेटेलाइट ऑफ द प्लेनेट एंड सम ड्वार्फ प्लैनेट्स, और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट भी है जो कि बौने हैं, हालांकि उनका साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन उनको हम लोग बौने प्लेनेट कहते हैं। वो भी जो है इसके चारों तरफ घूमते हैं, सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, बात करें अब हम लोग प्लैनेट्स की। आखिर प्लैनेट्स किसे कहते हैं? जो भी आपने 8 प्लैनेट्स देखा, ग्रह देखे, उनको हम लोग प्लैनेट क्यों कहते हैं? ऐसा क्या खास बात है? आखिर हम लोग उनको स्टार क्यों नहीं कहते हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं प्लैनेट का क्या डेफिनेशन होता है। आखिर हम लोग पृथ्वी को प्लैनेट क्यों कहते हैं? ठीक है, प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज तो ये भी होते हैं, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। प्लैनेट्स भी छोटे मोटे नहीं होते, बहुत ही बड़े होते हैं। डेट मूव अराउंड द सन। लेकिन ये किसके चारों बगल चक्कर काटते हैं? तो सन के चारों बगल ये चक्कर काटते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इनको प्लैनेट कहते हैं। और साथ ही साथ इनका अपना लाइट नहीं होता है, दे नॉट हैव देयर ओन लाइट। समझ रहे हो? यानी कि इनका अपना प्रकाश नहीं होता, जिस तरह से सन का अपना प्रकाश होता है, लेकिन इनका प्रकाश नहीं होता ग्रहों का। ये जो होते हैं दूसरे के प्रकाशों को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि सन के प्रकाश को कोई रिफ्लेक्ट करके चमकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्रकाश है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से जो शीशे हैं वो किस प्रकार से प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि परावर्तित कर देते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से ये ग्रह भी कभी कभी रिफ्लेक्ट करते हैं किसके? सन के लाइट को। इसकी वजह से थोड़ा सा चमकते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स, और 8 प्लैनेट्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर बढ़ते हुए दूरी की बात किया जाए, उसके आधार पर अगर हम ग्रह की बात करें, तो सबसे पहला हमारा कौन सा था? मैंने आपको फिगर में दिखाया था, मरकरी ग्रह था। ठीक है, मरकरी, और इसके बाद वीनस था, इसके बाद अर्थ, इसके बाद मार्स, इसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस 7वां, और नेपच्यून 8वां। और जो ये अपने पाथ में रोटेट करते हैं, इनके पाथ को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। एक फिक्स ऑर्बिट में ये रोटेट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये पिछला फिगर में ये आपको जो गोल गोल पाथ दिखाई दे रहा है, ये इनका अपना फिक्स ऑर्बिट है, और ये इसी ऑर्बिट में इस तरह से गोल गोल रोटेट करते रहते हैं। हमारे इस अर्थ को ही इस ऑर्बिट में रोटेट करने में, यहाँ से आकर यहाँ तक फिर वापस आने में टोटल 1 साल लगता है, यानी कि 365 दिन लगता है। आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, तो आगे हम लोग देखते हैं ये सारे प्लैनेट्स हैं, ये 8 प्लैनेट्स से सारे गोल गोल जो हैं ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। आपको एक बार फिर बता देते हैं। ये जो मरकरी ग्रह, ये अपना गोल गोल ऐसे ऑर्बिट में घूम के आया, घूमता उधर जाते हुए फिर वापस यहीं पे आ जाता है। रुकता नहीं है, फिर चक्कर लगाते रहता है कंटिन्यू। सारे ग्रह ही चक्कर लगाते रहते हैं। सबसे पहला ग्रह है हमारा मरकरी। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। ये सबसे पहला ग्रह है और सबसे छोटा सबसे चमकीला और सबसे छोटा ग्रह भी होता है। तो हम लोग यही जानने वाले हैं, स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट। मतलब कि ये सबसे छोटा ग्रह भी है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का, और ये क्लोजेस्ट भी है सन से, यानी कि सन से सबसे नज़दीक है। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, वेरी हॉट, क्योंकि ये सन के नज़दीक है भाई। जो सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहेगा वो तो गर्म रहेगा ही। और ये वाला फेस जो होता है इसके सन के सामने होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। ये वाला फेस जो है सन के सामने रहता है, तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। आप कहोगे कि तो पीछे वाला जो फेस होता है, जो कि सन के सामने नहीं है, वो कैसा होता है? तो ये जो पीछे वाला सन जो पार्ट है, जो कि सन के सामने नहीं रहता है, ये वाला पार्ट, तो ये ठंडा रहता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो जो फेस सन के सामने है वो गर्म, और जो फेस सन के पीछे है वो ठंडा रहता है। इसको हम लोग आसानी से पृथ्वी से भी देख सकते हैं। सुबह के समय भी दिखाई दे देता है, कभी कभी शाम के समय भी दिखाई दे देता है। एक तारे की तरह टिमटिमाता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये नज़दीक है पृथ्वी से भी। सेकेंड हमारा प्लेनेट है वीनस। वीनस ये रहा, और ये तो देखने से ही बिल्कुल आग की तरह दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। ये मरकरी से भी गर्म होता है, भले ही दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन मरकरी से भी गर्म होता है। सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। इसको हम लोग हॉटेस्ट प्लेनेट कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हॉटेस्ट प्लेनेट लिखा हुआ है। ये सेकंड प्लेनेट है, और सूर्य से अगर नज़दीकी की बात करें तो, और ये सबसे चमकीला है, यानी कि ब्राइटेस्ट है, बहुत ज़्यादा चमकता है, और ये सबसे ज़्यादा गर्म भी होता है, क्योंकि इसके पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं। साथ ही साथ इसका एक एटमॉस्फेयर है, जैसे कि हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, उसमें ऑक्सीजन है, कई सारे गैसेस हैं। लेकिन इसका जो एटमॉस्फेयर है वीनस का, उसमें पॉइजनस गैसेस भरे हुए हैं, यानी कि जहरीली गैसेस भरे हुए हैं। वहाँ पे कोई भी जीव कैसे जिएगा, क्योंकि वहाँ पे तो जहरीली गैसेस है, और वो साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा गर्म भी है। यहाँ पे जीवन बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ आपको और याद रखना है, इसको हम लोग कहते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। कौन से ग्रह को इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार कहते हैं? तो वीनस ग्रह को, वीनस प्लेनेट को हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चमकीला होता है।
थर्ड ग्रह हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट, हम लोग जिस पे रह रहे हैं अभी, जहाँ पे बैठ के आप वीडियो देख रहे हो या फिर जहाँ पे ये वीडियो बन रहा है, हम लोग सभी अभी अर्थ पर ही हैं, ठीक है। ये रहा हमारा अर्थ, इसी पे कहीं हमारा इंडिया होगा और यहीं पे हम होंगे, बैठे होंगे। और यहाँ पे जीवन संभव इसीलिए है क्योंकि ये सूरज से ना ही बहुत ज़्यादा दूर है और ना ही बहुत ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल ही सामान्य है, जीने लायक। चलो देखते हैं, ये तीसरा प्लेनेट है, साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लेनेट, इसको हम लोग ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। और ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है, क्यों कहते हैं ब्लू प्लेनेट को हम लोग रेड प्लेनेट क्यों नहीं कहते हैं। तो देखो ना यार, ये ब्लू दिखाई दे रहा है ना, ज़्यादातर इसका कलर ब्लू है। क्यों ब्लू है कि ये सारा समुद्र है, ये सब कुछ जो भी पार्ट आपको दिख रहा है ये समुद्र है, क्योंकि 70% वाटर से बना हुआ है ना हमारा पृथ्वी, समुद्र है यहाँ। सो ये 70% हमारा जो सरफेस है कवर्ड है वाटर से, इसकी वजह से हम लोग इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं। और दिस इज़ द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एक्सिस्ट, यही सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लेनेट है हमारे 8 प्लेनेट में जहाँ पे जीवन संभव, बाकी सारे प्लेनेट वीरान है, वहाँ पे कोई भी जीवन संभव नहीं है, कोई पेड़ पौधे, कोई जीव नहीं, ठीक है। चौथे प्लेनेट के बारे में देखते हैं, ये सारे तो वीरान पड़े हैं। मार्स, मंगल ग्रह, ये लो, ये तो लाल लाल दिखाई दे रहा है, पहले ही अपने दिमाग में फिगर को फिक्स कर लेना है आपको कि ये जो है लाल लाल यानी रेड प्लेनेट है, और ये चौथा ग्रह है। साथ ही साथ इसको हम लोग रेड प्लेनेट के नाम से ही जानते हैं क्योंकि रेड दिखाई दे रहा है, और रेड होने का कारण भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बगल में ही फिगर में दिखा दिया है। यहाँ पे जो होते हैं लाल लाल चट्टान पाए जाते हैं, रॉक पाए जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ रेड रॉक्स एंड सॉइल्स के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। पांचवा ग्रह हमारा जुपिटर, ठीक है। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह होता है, ये रहा जुपिटर, आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये जुपिटर है। इसको आपको ये इसको ध्यान नहीं देना है, ये तो सेटेलाइट है, ये जुपिटर है, यहाँ पे गोल इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। ये पांचवा प्लेनेट है, साथ ही साथ ये सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, यानी कि सबसे बड़ा प्लेनेट की बात किया जाए तो यही है, जुपिटर है। इसका फोटो देख लो आप, ये बहुत ही तेज स्पिन करता है, स्पिन मतलब ये गोल गोल बहुत ही तेज़ी से घूमता है। साथ ही साथ इसके यहाँ पे आपको बैंड दिखाई दे रहा होगा, ये पीला पीला बैंड, फिर ये ब्लू सा बैंड, ऐसा कुछ बैंड आपको दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे बहुत ही मोटे मोटे बादल पाए जाते हैं गैसेस के, जो कि बैंड का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह के बैंड का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे जो फिगर में आपको दिख रहा है। छठा प्लेनेट है हमारा सैटर्न, ठीक है, शनि ग्रह। ये रहा, आपको आपने तो कई सारे फिगर्स में भी इससे दिखा होगा, ये है हमारे शनि ग्रह, ठीक है, सैटर्न। और इसका एक रिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके फिगर में रिंग होता है, आपको बस यही याद रखना है। ये छठा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, देखो कितना मस्त दिखाई दे रहा है स्पेस में। और ये सिक्स्थ प्लेनेट है, और बड़े बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा हमारा जुपिटर था, ठीक है। इसके बाद सेकंड में तो यही आता है, सैटर्न ही आता है। और इसका एक प्रोमिनेंट रिंग होता है, ये रिंग रहा ना, ये प्रोमिनेंट रिंग है, जो इसके पास आइस से बना हुआ, बर्फ़ और कुछ रॉक पत्थर वगैरह से बना होता है, डस्ट वगैरह से ये बना होता है, ठीक है। इसका प्रोमिनेंट रिंग है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है इसका, ये हमेशा ऐसे ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सातवां प्लेनेट यूरेनस। ये तो बहुत ही ज़्यादा ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाते हैं ना सूरज से, वहाँ पे तो बिल्कुल ही हीट ही नहीं जाती, ये इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, ये बिल्कुल ही ठंडे हो जाते हैं। ये ग्रह आपको ब्लू ब्लू सा दिखाई देंगे, देखो यहाँ पे ब्लू ब्लू सा दिखाई दे रहे हैं यूरेनस। ये सातवां प्लेनेट है और थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है, यानी कि अगर बड़ा की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा में बात करें, पहला पे है जुपिटर, दूसरा पे है सैटर्न और तीसरा पे ये यूरेनस, बड़ा की बात करें तो। इसका एक और नाम से हमें जानते हैं गैस जायंट, क्योंकि इसमें गैस ही गैस होता है, सिर्फ गैस ही गैस पाया जाता है, तो यहाँ इसे हम लोग गैस का जायंट भी कहते हैं, यानी कि गैस का राक्षस कहते हैं। थिक लेयर ऑफ ब्लू ग्रीन गैसेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मोटा लेयर पाया जाता है, यानी काफ़ी मोटा लेयर होता है गैसेस का, जिस गैस का कलर होता है ब्लू ग्रीन टाइप का कलर होता है, ठीक है, यूरेनस पे। बात करें सबसे आखिरी प्लेनेट, आठवां प्लेनेट हमारा नेपच्यून, ये भी ब्लू ही दिखाई देगा, देखो ब्लू दिखाई दे रहा है, बहुत ही डार्क ब्लू है। और ये आठवां प्लेनेट है और चौथा लार्जेस्ट है। सबसे पहला लार्जेस्ट था हमारा कौन सा, सबसे पहला लार्जेस्ट था हमारा जुपिटर, ठीक है, कौन सा था, जुपिटर। फिर सेकंड पे था हमारा सैटर्न, थर्ड पे था हमारा यूरेनस और फोर्थ लार्जेस्ट है नेपच्यून। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं पाई जाती है, कोल्ड वाइंड्स एंड डेट आर फास्टेस्ट इन द सोलर सिस्टम। और नेपच्यून की खास बात यह है कि यहाँ की जो ठंडी हवाएं होती हैं पूरे सोलर सिस्टम में सबसे फास्ट यहाँ की ठंडी हवाएं चलती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलती हैं। ओके, तो हमने सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया, थोड़ी थोड़ी जानकारी जो हमें चाहिए थी। अब सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। सैटेलाइट क्या होता है, उपग्रह, यानी कि ग्रह से थोड़ा छोटा होता है और ये ग्रह का चक्कर लगाता है, यानी कि प्लैनेट का चक्कर लगाने वालों को हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। इनको हम लोग मून भी कह देते हैं आम भाषा में, ठीक है।
अब देखो सेटेलाइट दो प्रकार के होते हैं। एक सेटेलाइट होता है जो कि हमारे प्रकृति ने हमें दिया है, पहले ही से बना हुआ है, और दूसरा जो कि इंसान बना रहा है आजकल, ठीक है, बहुत सारे कामों के लिए। जैसे कि यहाँ पे ये जो सेटेलाइट दिख रहा है ये इंसानों ने बनाया है, हमारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने बनाया है, ठीक है। सेटेलाइट्स आर द हेवनली बॉडीज दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट। यानी सेटेलाइट्स वो हेवनली बॉडी हैं जो कि प्लेनेट के चक्कर लगाते हैं। अगर प्लेनेट के चक्कर लगा रहे हैं तब हम जाके इनको हम लोग कहते हैं सेटेलाइट। जैसे कि इनको हम लोग मून भी कहते हैं, और अर्थ का सिर्फ और सिर्फ एक ही सेटेलाइट है जो कि प्रकृति ने बनाया है, वो है मून। कौन सा है? मून। अब थोड़ा सा मून के बारे में जान लेते हैं। मून इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ, यानी कि ये नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ है, अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट है। इसका कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, जैसे कि हमारे पास एटमॉस्फेयर है हमारे धरती पर, जिससे हम जी पाते हैं, सांस ले पाते हैं। यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सरफेस फुल ऑफ क्रेटर्स एंड माउंटेन। इसका जो सरफेस होता है ना बिल्कुल गड्ढे से भरा हुआ है, बहुत सारे गड्ढे हैं यहाँ पे, बहुत सारे पहाड़ भी हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये धब्बा धब्बा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे धब्बा दिखाई दे रहा है ना चांद में, ये इसी की वजह से होता है, क्रेटर और माउंटेन की वजह से। ह्यूमन बींग्स जो है विजिट भी कर चुके हैं मून को, और आपको कमेंट में बताना है कि वो वैसा जो पहला व्यक्ति है चांद पे जाने वाला, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, जरूर से बताइएगा। तो ये सारे थे नेचुरल सेटेलाइट, जो कि हमारे पृथ्वी का नेचुरल सेटेलाइट मून है। अब आर्टिफिशियल सेटेलाइट किसे कहते हैं? जो कि इंसान द्वारा बनाए गए हैं, हमारे साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए हैं, और इनके बहुत सारे काम होते हैं। काम क्या होता है इनका? तो सूचनाओं को पहुंचाना, जैसे कि हमारे टीवी वगैरह आप घर पे बैठ के देख रहे हो, या फिर जो भी आप मोबाइल वगैरह सारे देख रहे हो, सारी सेटेलाइट की वजह से, सारे कम्युनिकेशन सेटेलाइट की वजह से। सेटेलाइट से सारे न्यूज़ जो होते हैं, या फिर टीवी सीरियल्स का जो प्रसारण होता है, टेलीकास्ट जो होता है या फिर ब्रॉडकास्ट होता है, ये सारे इसी से हो रहा है, ठीक है, सेटेलाइट की वजह से हो रहा है। कम्युनिकेशन इससे हो पाता है, सेटेलाइट से बातें होती हैं, रेडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल हो गया। आपको सिंपली याद रखना है कि सेटेलाइट से जो होता है आजकल सबसे ज़्यादा मौसम वगैरह को देखने में, यानी कि सेटेलाइट हमारे ऊपर, पृथ्वी के ऊपर ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, ये देखते रहते हैं, फोटो को क्लिक करते रहते हैं कि कहाँ पे जो है बादल ज़्यादा है, कहाँ पे बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कहाँ पे जो है समुद्र का पानी ज़्यादा ही हलचल कर रही है, ठीक है, कहाँ पे पेड़ों में कहीं आग तो नहीं लगी, कहीं जंगलों में आग तो नहीं लगी। ये सारा जो है सेटेलाइट ऊपर से देखते रहता है, ठीक है। ऑल सेट। चलिए अब थोड़ा सा सेटेलाइट के बारे में, यहाँ पे आर्टिफिशियल सेटेलाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स सेंट टू स्पेस, यानी कि ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो कि स्पेस में सेंड किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, स्पेस टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जो कि हमारे अर्थ के चक्कर लगाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट, जो कि अर्थ के चक्कर लगाता है। इसका क्या काम है? फोटोग्राफ को टेक करता है, ये देखता है कहीं पे स्टॉर्म आने वाला है, क्या क्लाउड है, वहाँ बादल कितने हैं, ये सारे मौसम के बारे में जानकारी को प्रदान करता है, और हमारे कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है सेटेलाइट। और यही था हमारा लास्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट टॉपिक। हमारी ये चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।